अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अल्काइन के रिएक्शंस के हवाले से बात कर रहे थे। तो अब तक 3 एडिशन रिएक्शन अल्काइन के जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। आज हम चौथा जो एडिशन रिएक्शन है यानी कि एडिशन ऑफ वाटर वाला, उससे अपनी बात का आगाज़ करेंगे। रिएक्शन समरी ये है कि अगर अल्काइन की एडिशन की जाए वाटर के साथ, यानी वाटर को ऐड किया जाए अल्काइन के अंदर, उसके लिए कंडीशंस क्या हैं कि मर्क्यूरिक सल्फेट डिज़ोल्व करना है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। अब ये कितनी स्ट्रेंथ के लेने हैं हमने मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपकी बुक में तो मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको हवाले के तौर पे बता रहा हूँ कि 1% मर्क्यूरिक सल्फेट का सोल्यूशन आपने लेके उसको डिज़ोल्व करना है 20% स्ट्रेंथ सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन बना के उसके अंदर, और 75 डिग्री पर आपने ये रिएक्शन करवाना है। बाकी वो कहता है कि ये रिएक्शन जो है वो इंडस्ट्री के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह जो बनती हैं तो इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर वो बनानी हो तो आप इस तरह अल्काइन के अंदर वाटर की एडिशन से वो बना सकते हैं। तो इसलिए ये रिएक्शन जो है वो इंडस्ट्रियली भी इंपॉर्टेंस रखता है। बहरहाल अब आप अल्काइन के अंदर वाटर की एडिशन देखें कि मिसाल के तौर पर हमने ये इथाइन ली है, ठीक है जी, जिसको आप एसिटिलीन भी कहते हैं। तो ये इथाइन के मालिक्यूल के अंदर अब हम वाटर ऐड करने लगे। अगर आपको याद हो तो हमने पीछे अल्कीन के अंदर मार्कोनिकॉफ रूल जब डिस्कस किया था तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्कीन का जिक्र हुआ था। जिस तरह इथीन एक सिमेट्रिकल अल्कीन होती है, इसी तरह इथाइन भी एक सिमेट्रिकल अल्काइन है, यानी ट्रिपली बॉन्डेड जो कार्बन है दोनों, उनके साथ एक एक हाइड्रोजन लगी हुई है, तो इसलिए हम इनको सिमेट्रिकल का नाम जो है वो देते हैं। तो सिमेट्रिकल अल्काइन यानी इथाइन के अंदर जब आपने वाटर ऐड करना है तो वाटर जो है वो एक पोलर मालिक्यूल है, या दूसरे लफ्ज़ों में अनसिमेट्रिकल रीजेंट है। लेकिन चूंकि इथाइन एक सिमेट्रिकल अल्काइन है, इसलिए जिधर मर्जी कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा दें और जिस मर्जी कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर मैं ये जो हाइड्रोजन है आपकी बुक के यानी कि रिएक्शन के मुताबिक हाइड्रोजन में उस कार्बन के साथ ऐड कर दूं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में इस कार्बन के साथ ऐड कर दूं, तो ये इसके साथ एक H पहले ही था और एक H और आ जाएगा, तो ये लेफ्ट वाली कार्बन जो है इसके साथ 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यानी ये CH2 हो जाएगा। और ये जो दरमियान का ट्रिपल बॉन्ड था ये इस एडिशन के बाद डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक मालिक्यूल ऐड हो रहा है तो बॉन्ड ट्रिपल से डबल हो जाएगा। और ये जो राइट साइड वाली कार्बन है इसके साथ ये एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी लगी हुई थी और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। अब अगर आप इसके नाम पे गौर करें तो ये जो इतना हिस्सा है मालिक्यूल का ये बेसिकली वाइनाइल ग्रुप है, तो लिहाजा ये वाइनाइल लिख दिया हमने। और चूंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये जो आपको लिखा नज़र आ रहा है, ये चूंकि अल्कोहल का मेन फंक्शन ग्रुप होता है, इसलिए हम इसको वाइनाइल अल्कोहल जो है वो कह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये वाइनाइल अल्कोहल जो है वो समझने के बन गई है। अच्छा, उसके बाद आगे ये फर्स्ट स्टेप है कि ये वाइनाइल अल्कोहल हमें हासिल हो गई, या इसका दूसरा नाम भी एक होता है जो कि आपकी बुक में दिया नहीं गया, इसको इथेनॉल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि 2 मेन फंक्शन ग्रुप है ना, डबल बॉन्ड भी एक फंक्शन ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी एक फंक्शन ग्रुप होता है, इसलिए ये वाइनाइल अल्कोहल या इथेनॉल भी कहला सकती है। तो इथेनॉल या वाइनाइल अल्कोहल बन गई। ये है स्टेप 1। स्टेप 2 के अंदर अब ये जो वाइनाइल अल्कोहल है इसकी आप इसको रीअरेंजमेंट भी कह सकते हैं कि इसने अपने आप को रीअरेंज करना है, या आप इसको आइसोमराइज भी कह सकते हैं कि ये अपने आप को आइसोमराइज करती है, क्योंकि उसने भी आपकी बुक में ये बात लिखी है कि जो वाइनाइल अल्कोहल है या इथेनॉल है ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल इनोल है। ये इनोल इसलिए इसको कहते हैं कि इसमें 2 डबल बॉन्ड है, मतलब अल्कीन वाला भी और अल्कोहल वाला भी, तो इसलिए ये ईन भी है और ये ओल भी है, तो इसलिए इसको इनोल के हवाले से उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वो कहता है ये एक अनस्टेबल इनोल है और ये अपने आप को रीअरेंज करेगी, और इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मतलब चाहे इधर से देख लें या इधर से देख लें, यही चीज़ मैंने इधर लिखी है, इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो डबली बॉन्डेड
कार्बन के साथ अटैच हुआ है और ये अब अपने आप को रीअरेंज करके या आइसोमराइज करके कार्बोनाइल फैमिली के कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर सकती है। कैसे कन्वर्ट करेगी ये आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड पहले ही बहुत ज़्यादा पोलर नेचर का है, लिहाजा हाइड्रोजन समझ लें कि बड़ी लूजली यहाँ से अटैच है। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होके तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड सिंगल की बजाय डबल किया जा सकता है। अगर ये बॉन्ड यहाँ डबल हो जाए तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 2 इधर, 2 ऑलरेडी इधर हैं और 1 इधर है, तो 5 चूंकि नहीं कार्बन ने करने, 4 ही मेंटेन रखने हैं, तो इसलिए ये एक बॉन्ड कार्बन को यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा और वो ख़त्म इस तरह करेगी कि ये पेयर पूरा यहाँ से वापस खींच लेगी ये कार्बन, और इसी पेयर की मदद से ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन था, ये जब यहाँ से प्रोटॉन की शक्ल में निकलेगा तो उसको इस कार्बन ने अपने साथ इसी पेयर की मदद से अटैच करके यहाँ 2 की बजाय समझ लें कि 3 हाइड्रोजन्स हो जाएंगी। तो ये CH2 से चेंज होके CH3 हो जाएगा, बॉन्ड डबल से सिंगल हो जाएगा और ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा यहाँ पे, और हाइड्रोजन जो है वो तो ऑलरेडी लगी ही हुई थी। तो ये एसेटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जो है वो रीअरेंजमेंट के नतीजे में हमें हासिल होगा। अब ये आइसोमरिज्म, मैंने कहा कि इसको कहा जा सकता है कि आइसोमरिज्म, अगर आपने 7th चैप्टर ध्यान से पढ़ा हो तो आइसोमरिज्म की भी हमने मुख्तलिफ टाइप्स वगैरह पढ़ी थी, जहाँ पे आपने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म वगैरह ये वो जिक्र इनका पढ़ा। अगर आप गौर करें तो ये बेसिकली टॉटोमरिज्म का अमल यहाँ पे हुआ है। टॉटोमरिज्म क्या होती है? टॉटोमरिज्म से मुराद ये है कि ये आइसोमरिज्म की वो टाइप है कि जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन का एटम प्रोटॉन की शक्ल में उसी मॉलिक्यूल के एक हिस्से से किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाता है, जिससे एक नया आइसोमर जो है वो वजूद में आता है। तो इसका मतलब है कि ये वाइनाइल अल्कोहल और एसेटल्डिहाइड ये आपस में टॉटोमरिज्म के जरिए समझ लें कि इन्होंने ये काम किया है। वैसे टॉटोमरिज्म जो है उसकी आगे फिर टाइप्स बनती हैं, लेकिन केमिस्ट्री की ज़बान में अब ये जो शय मैं यहाँ लिखने लगा हूँ वो यहाँ नाम तो नहीं दिया हुआ उसने, केमिस्ट्री की ज़बान में हम इसको कहते हैं कीटोइनोल टॉटोमरिज्म। तो ये टॉटोमरिज्म की भी यानी कि समझ लें कि आगे अगर वैरायटी बयान की जाए तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज कीटोइनोल टॉटोमरिज्म जो यहाँ पे हुई है। अब ये इथाइन के केस में तो ऐसे होता है, लेकिन उसने आगे फिर एक फिक्रा लिखा है कि ऑल अदर अल्काइंस गिव कीटोन्स। यहाँ पे आपको फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड हासिल हुई है, लेकिन वो कहता है कि तमाम जो दीगर अल्काइंस हैं वो एल्डिहाइड नहीं बनाती बल्कि वो कीटोन बनाती हैं। मिसाल के तौर पर अब उसने ये यहाँ पे प्रोपाइन की मिसाल दी है। प्रोपाइन पे अगर आप गौर करें तो ये एक अनसिमेट्रिकल अल्काइन है, यानी ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ एक तरफ हाइड्रोजन है लेकिन दूसरी तरफ हाइड्रोजन नहीं है, बल्कि कोई यानी कि मिथाइल ग्रुप की शक्ल में आपको चेन नजर आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये एक अनसिमेट्रिकल अल्काइन है। अब इसके अंदर जब आपने वाटर की एडिशन करनी है तो मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक होनी है, क्योंकि अनसिमेट्रिकल रीजेंट को जब अनसिमेट्रिकल अल्काइन में हमने ऐड करना है तो वो मार्कोनिकोफ रूल अप्लाई होगा। और मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक नेगेटिव हिस्सा ट्रिपल बॉन्ड की उस कार्बन के साथ जाके लगेगा जिसके साथ हाइड्रोजन कम होंगे। अल्कीन में भी मतलब यही असूल है और अल्काइन में भी यही असूल है। तो लिहाजा हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ जाके लगेगा और हाइड्रोजन जो है वो इधर ऐड होगी। तो उस हिसाब से समझ लें कि ये बन जाएगा CH3 और ये C, और इस C के साथ लग गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप और बॉन्ड हो गया ट्रिपल से डबल, और ये CH की बजाय ये हो गया CH2। तो ये बिल्कुल गौर करें तो उसी तरह की ये आपको इनोल जो है वो बनती नज़र आ रही है। अब इस इनोल ने उसी तरह टॉटोमराइज करना है और अब आप देखेंगे कि प्रोडक्ट के तौर पे आपको इस दफ़ा एल्डिहाइड नहीं बल्कि कीटोन जो है वो बनती नज़र आएगी। तो अब जब ये आइसोमरिज्म का अमल होगा तो ये वाला बॉन्ड उसी तरह यहाँ शिफ्ट होगा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, और ये जो हाइड्रोजन थी वो इस बॉन्ड को वापस खींच के ये राइट वाली कार्बन ने अपने साथ मिला लेनी है, जिस तरह यहाँ से पेयर खींच के इस कार्बन ने मिलाया था इस हाइड्रोजन को। तो लिहाजा ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, उसी तरह डबल बॉन्ड O हो गया जैसे यहाँ बॉन्ड डबल हुआ था,
और राइट साइड पे ये CH2 की बजाय जब ये पेयर यहाँ से कार्बन खींचेगी तो उसकी मदद से जब इस हाइड्रोजन को यहाँ साथ मिलाएगी तो ये CH3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट के तौर पे आपको एसीटोन हासिल हुई है, यानी कि कीटोन आपको हासिल हुई है, जबकि पहले आपको एल्डिहाइड हासिल हुई थी और ये अब आपको कीटोन हासिल हो रही है। तो ये था अल्काइन के अंदर वाटर की एडिशन का सिलसिला। उसके बाद आगे जो एडिशन की कैटेगरी का आखिरी रिएक्शन है वो है अमोनिया और हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन का। अब इसमें मैकेनिज्म वगैरह तो आपको बुक में उसने बयान नहीं किया, इसलिए हम ज़्यादा गैर ज़रूरी तफसील में नहीं जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि अमोनिया और HCN की एडिशन या हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन के हवाले से उसने दो मुख्तलिफ कैटलिस्ट वगैरह की मौजूदगी में रिएक्शन आपको दिया है। तो रिएक्शन समरी के मुताबिक अमोनिया और हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्ट करते हैं इथाइन के साथ। मिसाल के तौर पर उसने इथाइन से एग्जांपल दी है और सुटेबल कैटलिस्ट की मौजूदगी में, और आपको जो प्रोडक्ट हासिल होती है वो प्रोडक्ट आपको साइनाइड ग्रुप वाली प्रोडक्ट जो है वो हासिल होती है। और आपको पता है कि 7वें चैप्टर में फंक्शनल ग्रुप वाले टॉपिक में ही हमने ये पढ़ा था कि जिन कंपाउंड्स के अंदर ये साइनाइड ग्रुप बतौर फंक्शनल ग्रुप होगा वो फैमिली जो है उनको हम नाइट्राइल्स कहते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे नाइट्राइल फैमिली का कंपाउंड जो है वो हासिल होगा। अब इसमें जो अमोनिया की एडिशन के हवाले से उसने पहले नंबर पे रिएक्शन दिया है वो ज़रा मैं थोड़ा सा आपको खोल के लिख के समझा देता हूँ। ये मैकेनिज्म तो नहीं है, बस समझ लें कि अपने समझने के लिए हम इसको यूं एक किस्म का बयान कर सकते हैं सिलसिला कि मिसाल के तौर पर ये मैंने आपके सामने लिखा है इथाइन का मालिक्यूल और अमोनिया जो है NH3, उसको मैं ज़रा थोड़ा सा यूं करके लिख देता हूँ जी, ताकि आप बात ज़रा समझ जाएं। ये NH3 को मैंने ऐसे करके लिख दिया कि नाइट्रोजन के साथ ये 3 हाइड्रोजन लगी हुई। अब जब ये रिएक्शन होगा तो ये जो कार्बन का कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड है, समझ लें कि ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हो जाना है और यही ट्रिपल बॉन्ड इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बन जाना है। तो मैंने ये ट्रिपल बॉन्ड ऐसे कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान शो कर दिया कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब ये जब कार्बन ने नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड बना लिया तो इसका मतलब है अब कार्बन की 3 वैलेंसी तो नाइट्रोजन के साथ पूरी हो गई, लिहाजा अब उसने सिर्फ एक ही बॉन्ड अपनी बैक साइड वाली कार्बन के साथ जो है वो यहाँ पे रखना है। लिहाजा जहाँ पे पहले ट्रिपल बॉन्ड था कार्बन का कार्बन से, वहाँ अब कार्बन का कार्बन से सिंगल हो गया, क्योंकि कार्बन ने इस वाली कार्बन ने अपना ट्रिपल बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन से बना लिया। तो अब ये वाली जो बैक साइड वाली कार्बन है उसके साथ एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी ये मौजूद थी, लिहाजा ये हाइड्रोजन समझ लें कि अपनी जगह मौजूद है। अब इसके 2 बॉन्ड अभी और यानी कि पूरे करने हैं वैलेंसी मेंटेन करने के लिए, लिहाजा ये वाली हाइड्रोजन जो है ये भी समझ लें कि यहाँ इस कार्बन के साथ आ जाएगी, और जो ये वाली हाइड्रोजन है समझ लें कि ये भी इस हाइड्रोजन कार्बन के साथ यहाँ आ जाएगी, और ये वाली कार्बन अब 2 की बजाय समझ लें कि उसके साथ 3 हाइड्रोजन्स मुंसलिक हो गई। तो ये हो गया CH3। उसके बाद अब ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और उसके बाद कार्बन का नाइट्रोजन से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन समझ लें कि यहाँ से अलग हो गई। तो ये अगर आप इसको इकट्ठा करके लिखें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3C और आगे ट्रिपल बॉन्ड N, और अगर आप इसको इकट्ठा लिखना चाहें तो आप इसको CH3CN जो है वो भी बयान कर सकते हैं। इसको आप मिथाइल साइनाइड कह लें तो भी ठीक है, मिथाइल नाइट्राइल कह लें तो भी ठीक है, सियानोमीथेन कह लें तो भी ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म के नामों की शक्ल में हम इसको बयान कर सकते हैं। बाकी कंडीशंस आपको बता दी गई हैं कि इसमें एलुमिना यूज़ होना है कैटलिस्ट के तौर पे और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन होना है। एलुमिनियम ऑक्साइड को ही हम एलुमिना कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा रिएक्शन है वो तो सिंपली एडिशन है कि मिसाल के तौर पर ये इथाइन है और इसके अंदर जब आपने हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन करनी है तो चूंकि ये सिमेट्रिकल अल्काइन है इसलिए सिंपली एक तरफ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी और एक तरफ साइनाइड ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो इधर हाइड्रोजन ऐड होगी और इधर साइनाइड ऐड हो गया, तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड और ये CH और इसके साथ ये साइनाइड लग गया। तो इसका नाम वाइनाइल साइनाइड भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप गौर करें
तो ये इतना हिस्सा जो है ये वाइनाइल ग्रुप है, तो ये वाइनाइल साइनाइड आप इसको कह सकते हैं कि ये बन गया। वरना जैसे आपकी बुक में उसने इसको अक्राइलोनाइट्राइल कहा है, तो ये आप इसको अक्राइलोनाइट्राइल भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको वाइनाइल साइनाइड भी कह सकते हैं। यहाँ तक अल्काइन के एडिशन रिएक्शन जो हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं। उसके बाद आगे ऑक्सीडेशन की कैटेगरी जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो ऑक्सीडेशन की जो कैटेगरी है उसमें सबसे पहले है कि इथाइन का रिएक्शन जो है वो अगर हम करवाएं KMnO4 जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में, तो इथाइन को जब आप ऑक्सीडाइज करेंगे यानी उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, मिसाल के तौर पर अल्कालाइन KMnO4 की मौजूदगी में, जारी बात है ऑक्सीडेशन करवानी है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो लिहाजा अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 लेकर रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट के तौर पे आपको ग्लाइऑक्सिल जो है वो हासिल होगा। अब उसमें इथाइन के साथ रिएक्शन जो है वो पहले दिखाया गया है कि मिसाल के तौर पर ये है इथाइन का मॉलिक्यूल, KMnO4 जो है उसमें ये आपको 4 ऑक्सीजन लिखी नज़र आ रही हैं। जब आप KMnO4 का एक्वा सोल्यूशन इसमें यूज़ करेंगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल और 4 में से 2 ऑक्सीजन जो हैं वो फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व होंगी रिएक्शन के अंदर। अब ये 4 में से सपोज कि ये 2 ऑक्सीजन्स हो गई और इसी तरह 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो ये H और OH और इसी तरह ये H और OH। तो जब ये रिएक्शन होगा तो अब आप देख सकते हैं कि एक ये OH और एक ये OH, तो ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जनरेट हो गए और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो यहाँ से जनरेट हो गए। तो ये टोटल 4 समझ लें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो जनरेट हो गए, जो कि इस ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन्स के साथ जब जाके ऐड होंगे तो बॉन्ड पहले ट्रिपल से डबल और फिर डबल से सिंगल तक आ जाएगा। तो ये समझ लें कि कार्बन का कार्बन से सिंगल बॉन्ड रह गया और ये अब 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर और 2 जो हैं वो नीचे ऐड हो गए। तो ये 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखने वाली अल्कोहल बन गई। नंबरिंग नॉमेनक्लेचर रूल्स के मुताबिक राइट से लेफ्ट की तरफ या लेफ्ट से राइट की तरफ कर लें तो ये 1-2 पोजीशन ही बननी है, जिधर से मर्जी नंबरिंग कर लें। तो इसका नाम होता है 1122 टेट्रा हाइड्रोक्सी ईथेन। तो ये आपकी फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे पहले मरहले में चीज़ बन गई। अब ये जो 1122 टेट्रा हाइड्रोक्सी ईथेन है, ये अगले मरहले में इसमें से 4 हाइड्रोजन के एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम, इन्होंने 2 वाटर मॉलिक्यूल्स की शक्ल में यहाँ से निकलना है मॉलिक्यूल में से और आपको ग्लाइऑक्सिल बना के देनी। मैं इसको ज़रा अब ऐसे करके लिख देता हूँ कि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया और ये जो ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मैंने लिखा था इसको मैं ज़रा अब ऐसे करके लिखने लगा हूँ, इसको भी ऐसे करके लिख रहा हूँ, ये नीचे वाले को भी ऐसे करके लिख रहा हूँ। तो अब यहाँ से 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, इन्होंने 2 वाटर मॉलिक्यूल की शक्ल में निकलने। अब अगर तो आप बिल्कुल किताब वाले तरीके से फार्मूला बनाना चाहते हैं तो उसने नीचे को यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे शो किए हुए हैं ग्लाइऑक्सिल के अंदर, तो लिहाजा आप नीचे को भी शो कर सकते हैं। उसमें अब तरीकाकार क्या होगा, उसमें तरीकाकार ये होगा कि ये समझ लें कि एक तरफ से H और एक तरफ से OH, ये पूरा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल की शक्ल में खारिज होगा। मिसाल के तौर पर अब ये ऊपर से मैं कह देता हूँ कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है जी, ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ और इसी तरह ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो ये नीचे बना हुआ है ये भी ब्रेक हुआ, यानी ये वाला जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, समझ लें कि ये भी यहाँ से ब्रेक हो गया। अब ये इतनी शय यहाँ से वाटर बन के समझ लें कि निकल गई और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इधर शिफ्ट करेगी और इसी तरह ये कार्बन उठा के इधर शिफ्ट करेगी, तो ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये नीचे वाले हिस्से से भी ऐसा ही होगा कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया जी, और इसी तरह ये जो ऊपर बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ये बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक हो जाएगा।
तो ये इधर से ब्रेक हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वही असूल यहाँ पे इस्तेमाल होना है। ठीक है जी, कि ये यहाँ से, और ये जो हाइड्रोजन यहाँ कार्बन के साथ थी वो तो लगी रहनी, और ये यहाँ से समझ लें कि इतनी चीज़ ये चलेगी और ये यहाँ से ये चलेगी, तो ये यहाँ से वाटर का दूसरा मालिक्यूल निकल गया। तो ये 2 वाटर मालिक्यूल यहाँ से खारिज हो गए और ये बन गया कार्बन कार्बन वही बॉन्ड, और ये यहाँ नीचे को लेफ्ट साइड पे भी डबल बॉन्ड हो। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा और कार्बन ये इलेक्ट्रॉन उठा के इधर शिफ्ट कर लेगी, तो यहाँ बॉन्ड डबल हो जाएगा। और इसी तरह ये C डबल बॉन्ड हो, और बाकी ये हाइड्रोजन दोनों कार्बन के साथ अपनी अपनी जो है वो तो होती। तो इसको उसने कहा है कि जनाब ये पहले मरले में ग्लाइऑक्सिल बन गया। ग्लाइऑक्सिल के बाद आगे नेक्स्ट स्टेप में फिर उसकी एक दफ़ा फिर, चूंकि ये 4 में से अभी सिर्फ 2 ऑक्सीजन यहाँ यूज़ हुई हैं, तो जो बाकी 2 बचेंगी वो ग्लाइऑक्सिल को एक दफ़ा फिर ऑक्सीडाइज कर देंगी। लिहाजा ये C डबल बॉन्ड O और इसी तरह ये C डबल बॉन्ड O, और अब ये जो 4 में से 2 ऑक्सीजनें बची वो समझ लें कि एक दफ़ा फिर ऑक्सीडेशन के लिए अवेलेबल हैं। तो एक O जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ जाके ऐड हो जाएगा और एक जो है वो इसके साथ जाके ऐड हो जाएगा, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो ये भी कार्बोक्सिलिक मुकम्मल हो गया, और C डबल बॉन्ड O के साथ ये भी कार्बोक्सिलिक मुकम्मल हो गया। इसको ज़रा अगर आप थोड़ा सा सीधा करके लिखें तो समझ लें कि ये ऐसे है, C डबल बॉन्ड O OH और ये C डबल बॉन्ड O OH, और अगर इस पर गौर करें तो ये बेसिकली ऑक्सैलिक एसिड जो है वो आपको फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे हासिल हुआ है। तो इस तरह ये आपको ऑक्सैलिक एसिड जो है ये फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे हासिल होता है। उसके बाद आगे कंबस्शन के बारे में जिक्र है। तो जिन लोगों ने अब तक के लेक्चर ध्यान से लिए हैं उनको याद होगा कि मैंने आपको ये चीज़ बयान की थी कि कंबस्शन किसी भी हाइड्रोकार्बन की हो, चाहे अल्केन की हो, चाहे अल्कीन की हो, चाहे अल्काइन की हो, तो फाइनल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही होती है। तो यहाँ भी उसने यही लिखा है कि अल्काइंस को जब आप बर्न करते हैं हवा या ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो हीट खारिज होती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और ये रिएक्शन कंबस्शन के सारे जो हैं वो हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि अगर आप एसीटिलीन यूज़ करते हैं तो फिर तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगा, और जो रिजल्टिंग ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम यानी फिर ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो मिक्सचर होता है उसके नतीजे में एक बड़ा पावरफुल शोला जो है वो प्रोड्यूस होता है, और उसको हम केमिस्ट्री की ज़बान में ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कहते हैं, और वो इस्तेमाल होता है मेटल्स की वेल्डिंग और कटिंग के लिए। अगर आपने एक लफ्ज़ गैस वेल्डिंग के नाम से कभी सुना हो तो बेसिकली वो गैस वेल्डिंग की तरफ ही इशारा कर रहा है कि एसिटिलीन और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर होता है ये एक बड़ा पावरफुल एक्सप्लोसिव किस्म का समझ लें कि मिक्सचर होता है, और बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, बहुत हीट खारिज होती है और बड़ा तेज़ और पावरफुल फ्लेम प्रोड्यूस होता है जो कि काफ़ी गर्म होता है, और आप उसकी मदद से मेटल्स को काटना हो या वेल्ड करना हो तो आप उस फ्लेम को जहाँ जहाँ से यूं करके गुजारते जाएंगे वहाँ से मेटल जो है वो 2 हिस्सों में कटती जाएगी। उस शोले को हम केमिस्ट्री की ज़बान में ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कहते हैं। तो ये इशारा जो है ये उस ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम की तरफ ही असल में उसने बयान किया है।